हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज का हमारा चैप्टर है ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, जिसे आप अच्छे से समझकर जाके एग्ज़ाम पे अच्छे से दे सकते हैं। तो रोज़ की तरह आज मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद हमारा लेक्चर सुनना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक जरूरी बात, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर चैप्टर से, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए, तो मैं आप लोगों को लिए पहले भी बोलता था और आज भी बोलता हूँ कि अधिकतर आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन हमेशा राइट होता है। ठीक है, तो क्या कहता है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज टू हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो हमारा ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कहा जाता है कि आपको पता होगा जैसे कि ट्रांसफार्मर हमारा दो भागों में बंटा हुआ रहता है। ये जैसे कि कोर है, इसमें ये हो गया ये प्राइमरी कॉइल, दूसरा हो गया ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो E1 हो जाता है इधर का, और यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज दिए उसको V1 कहते हैं, और इधर ये E2 और ये V2। तो वही कहा जाता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों उसके बीच क्या संबंध है, तो E1 इज इक्वल टू V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, E1 इज इक्वल टू V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 220 का। उसमें क्या कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक फिगर लगा दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर का, उसमें आप देख पा रहे होंगे कंजर्वेटर टैंक को। तो कंजर्वेटर टैंक क्या कहता है, देखिए ये मेरा ट्रांसफार्मर है, तो उसमें एक कंजर्वेटर टैंक यहाँ लगा हुआ रहता है। उसका क्या कार्य है, तो उसका कार्य ये है कि हमारे टेम्परेचर अधिक होने पर ऑयल ऊपर की ओर फेंकता है। तो अगर वो हम कंजर्वेटर टैंक नहीं लगाएंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो हमारा लोड के भिन्नता के कारण जो तेल का स्तर बढ़ता है उसके लिए कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन पे है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का हानि का निर्धारण किया जाता है, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, ठीक है, और आयरन लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। तो यहाँ पे हमको कहा जाता है कॉपर लॉस को हम शॉर्ट सर्किट द्वारा टेस्ट द्वारा चेक करते हैं, और आयरन लॉस को हम ओपन सर्किट द्वारा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम किस लॉस का पता लगाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर लॉस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो हिंदी में से क्या, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट हो। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा और प्रतिशत में निकालना हो तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या करना है कि पूर्ण भार यानी कि फुल वोल्टेज, फुल को दोस्तों देखना है इसमें कि शून्य भार पर वोल्टेज कितना है, यानी कि वोल्टेज नो लोड पर। ठीक है, और उसके बाद उसमें माइनस करना है कि पूर्ण भार पर वोल्टेज कितना है फुल लोड पर। ठीक है, और बाय में फिर फुल वोल्टेज पे जितना है उतना बाय करना है। अगर यहाँ पे मेरा अगर
परसेंटेज पे दिया हो तो इंटू 100 करना है, और अगर नहीं दिया हो तो इंटू 100 नहीं करना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मान को पुट करता हूँ। तो हमारा शून्य भार पर वोल्टेज कितना है 240 माइनस पूर्ण भार पर कितना है 220, और बाय में हो जाएगा हमारा पूर्ण भार पर कितना है 220। ठीक है, इंटू 100। तो मैं इधर कर देता हूँ 240 में 220 गया तो मेरा यहाँ कितना बचेगा 20, और बाय में यहाँ पे 220 और इंटू 100। तो ये शून्य काट देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा बच जाएगा यहाँ पे 200 बाय 22। तो इसको हम यहाँ से गुना भाग कर देंगे दोस्तों। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्क्रीन पे उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो आप कर लीजिएगा इसको अच्छे से दोस्तों। मैंने जितना कर पाया उतना कर दिया। उसके बाद इसको आप आराम से पुट करके फॉर्मूला के अनुसार कर लीजिएगा। तो मैं फिर से आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि शून्य भार पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बाय फुल लोड पर वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 223 का। उसमें हमारा क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर कभी देखा होगा, तो उसमें कोर जो होता है वो सॉलिड एक लोहे का बना हुआ नहीं रहता है, उसको पतले पतले पत्ती के अनुसार करते हैं। तो उसको क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए उसको पतले पतले पत्ती के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कोई अलग से ठंडा करने के लिए कुछ लगाया नहीं जाता है। तो उसमें शीतलन विधि हमारा क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं ऑप्शन ए है तेल प्राकृतिक ठंडा, ऑप्शन बी है तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, या तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑयल नेचुरल कूलिंग। उसमें प्राकृतिक तेल डालकर ठंडा किया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 225 का। कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। ठीक है, तो कहा जाता है कि उसमें हम अधिकतम दक्षता पाने के लिए क्या शर्त है। तो उसके लिए दोस्तों हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो कभी कभी ऑप्शन पे यहाँ पे दोस्तों वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस बराबर दिया हुआ रहेगा, तो वो भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 226 का। ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा। तो ट्रांसफार्मर में ये जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ रहता है। तो इसी के बीच में हमारा बुकोज रिले लगा हुआ रहता है। तो उसमें एक स्विच होता है, पूछा जाता है कि उसमें फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। तो स्विच है तो उसमें ऑन ऑफ का ही कार्य करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में एक्टिव इन मॉइस्चर प्रेजेंस, नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें। दूसरा ऑप्शन है अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। तीसरा है खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें। चौथा है उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ओवरलोड पे वो सक्रिय होता है, ओवरलोड पे वो ऑन हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 227 का, जिसमें कहा जाता है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। तो चलिए इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। बोझ को कम करने के लिए, ऑप्शन बी निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी उच्च स्थिर ढाल रोकने के लिए, या ऑप्शन डी पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो आजकल का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कम प्रतिघात और कम कोर हानि इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एरर को मिनिमाइज कर सके। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने की त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाता है हमको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के पढ़ने की त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए पटलिट कोर का उपयोग करके, आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करके, ऑप्शन सी उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का प्रयोग करके, या ऑप्शन डी अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। कहा जाता है कि हम जब भी टैप चेंजिंग करते हैं तो हम उसको स्विच को ऑफ पहले क्यों करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले। तो वो हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि वहाँ पे हमारा स्पार्किंग होता है। तो अगर हम स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तो स्पार्किंग हमारा बहुत ज़्यादा करेगा। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने पर के लिए, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी में डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी में संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बुकोज रिले का नाम बताया था। तो ये जो फिगर है ये हमारा बुकोज रिले का ही फिगर है। ये एक तरफ से अलार्म बजाता है और एक तरफ ये स्विच को ऑफ करके डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज़ है, बुकोज रिले। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। कहा जाता है कि दो ट्रांसफार्मर को हम अगर समांतर चलाना चाहेंगे तो हमारा कौन सा स्थिति बिल्कुल आवश्यक होगा। तो उसके लिए हमको फेज सीक्वेंस बराबर रखना होगा दोस्तों। तो राइट आंसर इज हमारा ऑप्शन सी। फेज सीक्वेंस क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में 3 तार होता है, आर वाई बी। तो दोनों ट्रांसफार्मर का हमारा आर आर से जोड़ना होगा, वाई वाई से जोड़ना होगा, बी बी से जोड़ना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबों के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है यूज ऑफ लेमिनेशन कोर, बाय रिड्यूसिंग कोर थिकनेस, बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, या यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में फिर एक फिगर दिया हुआ है, कहा जाता है ये क्या है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये वायु कोर ट्रांसफार्मर है। तो फिगर याद रखिएगा और अच्छे से सही से याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च वोल्टेज प्रतिस्थानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको दो प्रकार का ट्रांसफार्मर बताया था, एक करंट ट्रांसफार्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई करंट लेने के लिए होता है उपयोग दोस्तों, हाई करंट। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंसुलेशन। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है ब्रेदर। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये हमारा नमी को कैसे रोकता है। तो वो देख सकते हैं इसमें ब्लू ब्लू टाइप का है, वो सिल्का जेल है दोस्तों। सिल्का जेल का उपयोग से ही ये हमारे नमी को रोकता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 236 का। इसमें कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही एक क्वेश्चन में बताया था कि ये हानि को दो प्रकार से चेक किया जाता है, एक शॉर्ट सर्किट मेथड और एक ओपन सर्किट मेथड। तो शॉर्ट सर्किट मेथड से वेरिएबल लॉस को करते हैं और ओपन सर्किट से कांस्टेंट लॉस को। तो हमारा शॉर्ट सर्किट में था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा कॉपर लॉस था और ओपन सर्किट में हमारा आयरन लॉस था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। तो ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा हम कोर लॉस का पता करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर के तेल में क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में एक क्रैकल टेस्ट होता है जिससे हम ब्रेदर पे मेरा कितना तेल पे कितना
नमी है उसकी चेक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑप्शन बी मॉइस्चर की चेक करते हैं। ट्रांसफार्मर तेल के क्रिकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है? मॉइस्चर का, यानी कि नमी का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में फिर एक फिगर दिया हुआ है, उसे आपको देख के बताना है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो मैं साइड पे एक फिगर लगा दे रहा हूँ जिसमें से दो प्रकार का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, एक कोर टाइप एक सेल टाइप। ठीक है, तो दो प्रकार का दिया हुआ है, कोर टाइप का और सेल टाइप का। तो कोर टाइप में आप देख पा रहे होंगे कि क्या होता है कि हमारा दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। और सेल टाइप में क्या होता है कि हमारा एक ही वाइंडिंग होता है, उसी में दोनों वाइंडिंग का काम होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारा दो वाइंडिंग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 240 का। तो 240 का क्वेश्चन क्या कहता है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर पे एक वेंट छोड़ा जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए हवा छोड़ना, ऑप्शन बी उष्मा छोड़ना, ऑप्शन सी प्रेशर छोड़ना, या ऑप्शन डी नमी छोड़ना। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में काम करते करते उसमें काफ़ी प्रेशर बन जाती है, वही दबाव छोड़ने के लिए हम उस वेंट का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर है जो हमारा ऑप्शन सी, प्रेशर रिलीजिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का कार्य क्या है? तो मैंने पहले भी दिखाया था, बुकोज रिले को भी दिखाया था, और एक क्वेश्चन भी था बुकोज रिले का। तो उसका कार्य क्या था कि ओवरलोड पे वो ऑटोमेटिक अलार्म देता था या बंद हो जाता था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। उच्च तापमान से सुरक्षा, ये नहीं होगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंटरिंग इन ऑयल, तो ये तो ब्रेदर काम करता है। ऑप्शन सी है टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा करता है हमारा बुकोज रिले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो कहा जाता है कि विभव ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक तार ज़्यादा टर्न के साथ और पतली तार से किया जाता है, और दूसरा मोटी तार से और कम टर्न के साथ किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? तो वो हम दोस्तों उच्च प्रेरण देने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 243 का। 243 क्या कहता है कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जोड़े हुए होते हैं? तो ट्रांसफार्मर का मैं आंतरिक दिखाता हूँ फिगर दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा कोर होता है, और एक साइड ये हमारा डेल्टा में जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा में क्या होता है कि हमारा ये स्टार में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम जब कोर का प्राथमिक वाइंडिंग करते हैं तो उसको हम स्टार में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उधर से हम लाते हैं तो एक तरफ से आर लाते हैं, दूसरा वाई लाते हैं, और तीसरा बी लाते हैं। तो उधर से हमको 3 तार का ही आवश्यकता होता है। लेकिन जब हम इसको आउटपुट लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको एक आर की आवश्यकता होती है, एक वाई की आवश्यकता होती है, और एक बी की आवश्यकता होती है, और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे स्टार संयोजन करना पड़ता है ताकि हमारा बीच से न्यूट्रल हो। और हम घर पे लेते हैं तो एक फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल लेते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन पे क्या है। तो ऑप्शन पे है अति भारण से बचने के लिए, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 में क्या है 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि हमको सेकेंडरी वाइंडिंग से 4 तार निकालना होता है, इसीलिए हम पहले को प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल के बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो लाऊं तो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 244 का। इसमें कहा जाता है कि विच टाइप ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड इज एन
आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो कहा जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम किस प्रकार का ईएमएफ हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन बी है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन सी है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ, और ऑप्शन डी है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर पे दोस्तों आप देखते होंगे उसमें जो भी होता है तो वो म्यूचुअल इंड्यूस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी म्यूचुअली इंड्यूस्ड होता है, जिसको हिंदी में अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 245 का, जिसमें क्या कहा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मैंने इस टाइप से 3 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। तो पहले भी बताया था कि कॉपर लॉस को कैसे पता करते हैं, तो कॉपर लॉस को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा पता करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 246 का, जिसमें कहा जाता है कि फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। नियत हानि को कम करने के लिए, तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 प्रकार का लॉस होता है, एक कांस्टेंट लॉस, एक वेरिएबल लॉस। तो रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, हम नियत हानि को कम करने के लिए फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 247 का। क्या कहा जाता है कि बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि बड़े ट्रांसफार्मर में जो होता है तो वो वहाँ पे ये जैसे कि ये कोर है तो इसको इस टाइप से नहीं रखता है। तो मैं आपको फिगर भी दे दूंगा, फिर पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि इसमें आपको चरणबद्ध टाइप में रखेगा, इस टाइप से कट करके रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो हम कॉपर लपेटेंगे तो वो हमारा कम लगे। ठीक है, तो आप फिगर पे देख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो मिनिमाइज कॉपर यूज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन एक और भी था और फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सिलिका जेल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसमें 2 वाइंडिंग नहीं होता है, एक ही वाइंडिंग होता है। तो आप फिगर पे भी देख पा रहे होंगे। तो उसका हम सबसे बड़ा नुकसान हमारा क्या है कि उसका हम दूसरी कॉइल को अलग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में देखते हैं अधिक हानियाँ, वजन में भारी, खराब वोल्टेज, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में है कैन नॉट आइसोलेटेड द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हमारा राइट आंसर है कि द्वितीयक वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते। यही हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 250 का। कहा जाता है कि पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कभी देखे होंगे आप अपने गांव से बाहर जो एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि 2 पोल के ऊपर रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो उसमें हमारा शीतलन विधि क्या होता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, वायु प्राकृतिक होता है। तो वायु तो प्राकृतिक होता ही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है तेल वलित हवा वलित, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें हमारा तेल भी प्राकृतिक होता है और हवा भी प्राकृतिक होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कोर में क्या होता है कि सिलिकॉन जो होता है वो हमेशा 7% होता है, तो स्टील उसमें 93% होगा। तो राइट आंसर इज हमारा ऑप्शन सी स्टील 90% एंड सिलिकॉन 7%। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 252 का। कहा जाता है कि बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है।
तो एक ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है। तो आप फिगर पे एक देख रहे होंगे, जैसे कि फैन का रेगुलेटर आप देखे होंगे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि फैन का स्पीड को कम अधिक करते हैं। तो वही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, तो प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए टैप चेंजिंग का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, बिजली ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और एक बार में अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिए और क्वेश्चन को पॉज कर करके अच्छे से समझ के पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक ही है और फर्स्ट फेज तो हो भी चुका है। तो जिसका हो चुका है उसको तो पता ही होगा कि निमी से ही सारे क्वेश्चन थे, और जिसका नहीं हुआ है तो वो आराम से इसे पढ़ लीजिए। पूरा साल नहीं भी पढ़े हैं तो इसे अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए, और भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा, सब देख लीजिएगा वीडियो सब, तो आप आराम से एग्ज़ाम पे पास हो पाइएगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।